जय हिंद दोस्तों, एसीसी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था 9th का जीव विज्ञान पहला चैप्टर था, तो उस पहले चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? प्लाज्मा झिल्ली के कार्य तक। तो उसके आगे हमें क्या पढ़ना था कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन कैसे होता है। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा क्या पढ़ना था हमें? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन। तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा दो तरीके से परिवहन होता है। कितनी तरीके से परिवहन? ये हमारा मेन टॉपिक है कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन। तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कितने प्रकार से परिवहन होता है? दो प्रकार से। पहला क्या होता है? विसरण। और दूसरा क्या होता है? परासरण। आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए इसकी इंग्लिश होती है, विसरण की इंग्लिश क्या होती है? डिफ्यूजन। और परासरण की इंग्लिश क्या होती है? ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम विसरण को देखेंगे, फिर परासरण को देखेंगे। तो इसके बाद हम एक एक टॉपिक अपनी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? विसरण है। तो विसरण हम जानेंगे। विसरण क्या होता है कि विसरण में कोई चीज़ गति करती है। तो विसरण में गति कैसी होती है ये चीज़ जानेंगे हम। तो जो हमारा विसरण होता है, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? विसरण यानी कि डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, यानी कहने का मतलब है कि अणुओं की जो गति होती है वो कैसी होती है? तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। ठीक है। तो अगर इसकी हम परिभाषा समझें विसरण की, तो विसरण में जो अणु होते हैं, कहने का मतलब कि द मॉलिक्यूल, कौन कौन से अणु होते हैं? जैसे कि हमें पता है कि जो पदार्थ होते हैं वो लगभग 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो जो पदार्थ होंगे जो पदार्थ होते हैं वो अणु से बने होते। तो कहने का मतलब है कि अणु भी 3 अवस्थाओं में ही पाई जाएंगी। तो अवस्थाएं क्या होती हैं? गैस, ठोस और द्रव। गैस, ठोस और द्रव। तो ये जो तीनों अवस्थाओं के अणु होंगे, क्या होंगे? अणु होंगे। ये जो तीनों अवस्थाओं के अणु होंगे वो गति करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब कि इन अवस्थाओं में जो अणु पाए जाते हैं, जो ये अणु होते हैं, इन पर किसी भी बाह्य बल का आरोपण या प्रत्यारोपण नहीं रहता। इस पे कोई भी बाह्य बल नहीं लगता है। इनके पास जो खुद की एनर्जी रहती है, कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनकी होती है, जो स्वतः एनर्जी, जो इनके पास खुद की एनर्जी होती है, उसी की सहायता से ये गति करते हैं। तो कैसे गति करेंगे? विसरण में जो अणु होते हैं, तो हमें बताना है किसके अणु होते हैं? ठोस, द्रव, गैस के जो अणु होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। अब जैसे हम इसका उदाहरण अगर देखें, अगर हमें इसका उदाहरण या एग्जाम्पल देखें, तो उदाहरण में हम कह सकते हैं कि सुगंध का फैलना, दो तीन एग्जाम्पल आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे भी। ये पहला एग्जाम्पल हमारा सुगंध का फैलना। दूसरा एग्जाम्पल हमारा O2 का ग्रहण करना, O2 ग्रहण करना और क्या होता है? CO2 का निष्कासन। ठीक। अब फिर हम तीसरी चीज अगर लिखें इसमें अपनी, तीसरा एग्जाम्पल हमारा
तो CO2 का ग्रहण करना और O2 का निष्कासन, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें पता है कि O2 कौन ग्रहण करता है और CO2 कौन ग्रहण करता है। तो जैसे कि ये चीज़ें जब हमें पता है कि O2 कौन ग्रहण करता है, तो O2 जाहिर सी बात है O2 कौन ग्रहण करता है, मनुष्य। तो ये प्रक्रिया किस में होगी, जंतुओं में होगी। ये प्रक्रिया किस में होगी, जंतु में होगी। और CO2 कौन ग्रहण करता है, तो ये प्रक्रिया हमें पता है, ये प्रक्रिया पादप में होगी। तो हम दोनों का एग्जाम्पल समझेंगे। विसरण में हमें विसरण समझ में आया कि विसरण में जो ठोस द्रव गैस के अणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। इसके हमने 3 उदाहरण देखे हैं। 3 उदाहरण में सुगंध का फैलना, पहला उदाहरण है हमारा सुगंध का फैलना, दूसरा उदाहरण है हमारा O2 का ग्रहण करना और CO2 का निष्कासन, और फिर ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है CO2 का ग्रहण करना और O2 का निष्कासन। तो हम अपना उदाहरण समझेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, अधिक सांद्रता में, जैसे जब मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करता वायुमंडल से। जैसे कि जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम सांस लेंगे तो क्या होता है कि सांस लेने पे वायुमंडल में जितनी भी गैसें प्रेजेंट हैं, क्या है, गैसें जो उपस्थित है वायुमंडल में, जो गैसें उपस्थित है वो कहाँ जाती हैं, हमारे शरीर में। कहाँ जाएंगी, हमारे शरीर में। लेकिन हमारे शरीर में हमें आवश्यकता किसकी है, सिर्फ और सिर्फ O2। इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा उपापचय की क्रिया, ऑक्सीडेशन की क्रिया, यानी जो फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, फूड का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, वो क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, O2 के द्वारा संपन्न होती है। तो जब O2, यानी कहने का मतलब कि जब ये गैसें हमारे फेफड़े में पहुंचेंगी, कहाँ पहुंचेंगी, फेफड़े में पहुंचेंगी। जब ये गैसें हमारे फेफड़े में पहुंचेंगी तो ये तब हमारे फेफड़े में ब्लड प्रेजेंट रहता है, वेन्स में ब्लड प्रेजेंट रहता है, यानी कहने का मतलब कि HB यानी हीमोग्लोबिन, जो हमारा रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कहने का मतलब कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल यानी 4 अणु क्या रहते हैं, संयोजित होते हैं। तो ये ऑक्सीजन के 4 अणु को संयोजित करेगा और कहाँ पे पहुँचाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया हम आपको आगे बताएंगे कि जो कि हमारा कोशिकांग में है। तो अभी पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये जो O2 है कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, ATP बनाएगी, कहने का मतलब कि एनर्जी। ऑक्सीजन और ग्लूकोज की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करेगी, ATP प्रोड्यूस करेगी और क्या करेगी, CO2। ये CO2 हमारा वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता है हमारे शरीर से। और जब हमारे शरीर में, जैसे कहने का मतलब कि हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया, यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया, हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, ठीक है, हमने ऑक्सीजन इन किया, कहाँ इन किया, अपने शरीर में। तो वायुमंडल में, जब वायुमंडल से हम ऑक्सीजन इन कर रहे हैं, वायुमंडल से हम ऑक्सीजन इन करेंगे तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी कि नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा डाउन हो जाएगी। और जब हम अपने शरीर में, ये हमारे बॉडी की बात हो रही है, तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हाई होगी कि नहीं, हो जाएगी। जैसे फेफड़े में पहुंची, ऑक्सीजन की मात्रा हाई हुई, ऑक्सीजन को कौन लेके गया, हीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया को दिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस कर रही है, CO2। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारा मेन मकसद है ये। तो ये CO2 जब ऑक्सीजन कहाँ गई, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन को क्या किया, खा लिया, यानी कि खत्म कर दिया ऑक्सीजन को। फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। CO2 जब बन रहा है तो CO2 की मात्रा अधिक होगी और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, CO2 की मात्रा हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। CO2 की मात्रा जब हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है, जब हमारी बॉडी में विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, जब CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी तो हम
देख रहे हैं यहाँ पे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम है, किसकी अपेक्षा, हमारे शरीर की अपेक्षा। तो ये O2 कहाँ जाएगा, वायुमंडल में, जिसे हम क्या कहते हैं कि हमने सांस छोड़ी, सांस ली। जब हम सांस लेते हैं तो क्या जाता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन। तो किसकी मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। फिर कम होने का मतलब वहाँ पे सारी गैसों की मात्रा कम हो जाएगी, जैसे N2, CO2 और फिर ऑक्सीजन, ये सारी गैसें कम हो जाएंगी वायुमंडल में। लेकिन जब ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को मतलब एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड फूड ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या लिबरेट क्या हो रहा है, CO2 निष्कासित हो रहा है। तो CO2 की मात्रा हमारी बॉडी में अधिक हो रही है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, यानी वायुमंडल में CO2 रिलीज कर दिया जाएगा। हमारी बॉडी के द्वारा CO2 कहाँ रिलीज किया जाएगा, वायुमंडल में। ऐसे सेम कंडीशन में क्या होता है, प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स भी वही गैसें एब्जॉर्ब करती हैं जो कि हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो गैस वहाँ पे भी जैसे कि उनको किसकी ज़रूरत है, CO2 की ज़रूरत है, तो वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, O2 रिलीज करते हैं। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम फिर समझते हैं कि जैसे सुगंध का फैलना या सुगंध, जो अच्छी गैसें होती हैं, गुड स्मेल्स या बैड स्मेल्स तो फैलती रहती हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों तरफ सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। कहने का मतलब कि जैसे अगर हम सांस हमेशा लेते रहते हैं, तो हम जो व्यक्ति मरा रहता है उसको आपने सांस लेते हुए देखा है, नहीं लेते हुए देखा, क्योंकि उसके शरीर में फूड का ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रही है। जब खत्म नहीं हो रही तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो CO2 लिबरेट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो उसका मतलब जो ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान उसके शरीर में नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते हैं जैसे गुड स्मेल यानी सुगंध का फैलना। हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सुगंध का फैलना, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। तो जैसे आप सब परफ्यूम यूज करते होंगे, जिसको आप सेंट कहते हैं, परफ्यूम यूज करते होंगे। तो परफ्यूम की बॉटल, अगर आपके पास परफ्यूम की बॉटल है कांच वाली, तो अगर आप उसको खोल के रख देंगे, जैसे कि एक बंद कमरे में अगर आप उसको खोल के रख रहे हैं, मतलब ये ना हो कि वहाँ पे ऑक्सीजन तक, एयर तक ना पहुँचती हो, ऐसा भी बंद कमरा ना हो जहाँ पे एयर अवेलेबल हो। अगर वहाँ पे आप सेंट की बॉटल को ओपन करके रख रहे हैं, तो वो सेंट की बॉटल से परफ्यूम यानी फ्रेगनेंस तब तक निकलती रहेगी जब तक कि सेंट की बॉटल में जो सेंट के अणु हैं और वायुमंडल में जो मतलब उस कमरे के वातावरण में जो उसके अणु रहेंगे, जब तक बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक ये धीरे धीरे करके लिबरेट होती रहेगी, मतलब फैलती रहेगी। आप ये एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप रोज ट्राई करते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसको तो आप फील करते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन आप इसको एग्जाम्पल ट्राई करके देख सकते हैं कि ये जो गुड स्मेल्स होती हैं तब तक लिबरेट होती रहेंगी जब तक कि, जैसे कि आपने एक रूम में रखा है, ये परफ्यूम का बॉटल आपने रूम में रखा है, तो छोटा सा जब रूम रहेगा तो वो उस रूम में तब तक फ्रेगनेंस फैलती रहेगी जब तक कि ये आपके परफ्यूम के बॉटल की मतलब परफ्यूम के बॉटल में जो परफ्यूम के अणु हैं और उस रूम में जो परफ्यूम के अणु हैं जब तक इक्वल नहीं हो जाते, तब तक आपकी परफ्यूम की बॉटल से परफ्यूम के अणु निकलते रहेंगे। कहने का मतलब कि परफ्यूम का बॉटल जब पूरा भरा रहेगा तो उसमें अणु क्या रहेंगे। ये एग्जाम्पल लेते हैं कि ये परफ्यूम का बॉटल है, ये परफ्यूम है और ये आपने एक कमरे में इसको बंद करके रख दिया, ये आपका कमरा हो गया, ठीक है। ये आपने परफ्यूम रखी, ये आपका कमरा हो गया। अब इस कमरे में एयर तो प्रेजेंट है, इस कमरे में एयर प्रेजेंट तो होगी ही ना, एयर तो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जो एयर के मॉलिक्यूल है ये काफ़ी दूर दूर तक है। अब देख रहे हैं कि जो एयर के मॉलिक्यूल है वो काफ़ी दूर दूर तक हैं, लेकिन ये जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हैं ये आपस में काफ़ी पास पास में हैं। तो इसका कंसंट्रेशन हाई होगा कि नहीं, कहने का मतलब कि इसकी सांद्रता अधिक होगी कि नहीं, अधिक। और ये जो एयर है इसकी सांद्रता कम होगी कि नहीं, कम है।
तो ये हम देख रहे हैं विसरण हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है। तो डिफ्यूज़न कहने का मतलब है कि अधिक से कहाँ जाएगी, कम की तरफ। तो यहाँ से ये निकलेगा, कहाँ जाएगा, रूम में जाएगा, और रूम में तब तक फैलेगा जब तक ये दोनों क्या हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। तो ये क्या कहलाता है, हमारा डिफ्यूज़न कहलाता है। आपको समझ में आया? ये एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हुए। अब अगला हमारा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहने का मतलब कि परासरण। परासरण का आपको एग्जाम्पल बताएं तो आप ट्राई कर सकते हैं, या आप कभी ट्राई भी किए रहे होंगे। जो किशमिश होती है या अंगूर को अगर किशमिश को अगर आप पानी के घोल में रखते हैं, किशमिश है हमारा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं पहले। ऑस्मोसिस कहने का मतलब कि परासरण हम पढ़ रहे हैं। तो परासरण में हम क्या पढ़ रहे हैं, परासरण में पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा तो उसका डिफिनीशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो आप एग्जाम्पल समझिए। ये जो एग्जाम्पल है, कहने का मतलब कि आपने किशमिश, जो किशमिश होती है, किशमिश को हम कहाँ रखते हैं, पानी में। किशमिश को अगर आप पानी में रख रहे हैं तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हमने पढ़ा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अणु गति करते हैं, लेकिन इसमें से तो अपोजिट हो रहा है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अणु गति करते हैं, लेकिन इसमें तो अपोजिट हो रहा है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अणु गति कर रहे हैं, अपोजिट हो रहा है कि नहीं। तो इसका ये जो है, इसकी डिफिनीशन अगर हम कहें तो इसमें जल या विलयन के अणु, जल या विलयन के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं। यानी क्या कहने का मतलब है कि लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन, सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। ये बात हमें ये दोनों में हमें ये दोनों डिफरेंस हैं कि जो जैसे कि अभी आपने डिफ्यूजन यानी विसरण पढ़ा, तो विसरण में इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं, लेकिन परासरण में विसरण का जस्ट अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब कि ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट होगा। तो ऑस्मोसिस में जल यानी वाटर या विलयन, वाटर या सोल्यूट के पार्टिकल कहाँ से गति करते हैं, किस तरफ मूवमेंट करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। यानी कहने का मतलब कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गति करते हैं। तो इसमें जो किशमिश है, किशमिश में जब किशमिश को आप पानी में रखेंगे, तो जैसे कि ये हमारी किशमिश हो गई, इसमें अणु तो है ना, किशमिश में अणु तो रहेंगे ही, किशमिश में अणु हैं। आप ये इसको एक जैसे ये बाउल या ग्लास बना देते हैं हम, अब समझिए कि ये ग्लास हो गया, ये यहाँ पे किशमिश रखी हुई है और ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि किसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, वाटर के मॉलिक्यूल दूर हैं। कहने का मतलब कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है लो है, लो कंसंट्रेशन है, यानी निम्न सांद्रता है किसका, पानी का। लेकिन जो हम ये किशमिश देख रहे हैं, ये हमारी किशमिश है, तो जो ये किशमिश है इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। यानी कहने का मतलब कि सांद्रता क्या है, उच्च है। तो ये जब आप इसको पानी में रखेंगे तो पानी इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, किशमिश में जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि किशमिश के अंदर की सांद्रता, यानी कहने का मतलब किशमिश की सांद्रता और पानी की सांद्रता, किशमिश का कंसंट्रेशन और वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता।
ठीक है। ये गति तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों की सांद्रता क्या होगी, बराबर नहीं हो जाएगी। तो परासरण समझ में आया। परासरण में क्या होता है कि अणु किस तरह से गति करते हैं। परासरण में मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन टूवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। और विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। और जो ये जो परासरण है, परासरण के अकॉर्डिंग, यानी कहने का मतलब कि ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जो विलयन होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब देखिए, जो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, कहने का मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कैसा परासरण होता है, एंड ऑस्मोसिस होता है। कहने का मतलब कि अंतः परासरण होता है। क्या होता है, एंड ऑस्मोसिस होता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्स ऑस्मोसिस होता है। और इसमें ये सिंपल रहता है। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं कि इसमें एक्स ऑस्मोसिस होगा। एक्स ऑस्मोसिस कहने का मतलब कि बहि परासरण, और इसमें अंतः परासरण। अब अगला पढ़ना है हमें कोशिका भित्ति। अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये परासरण के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं विलयन, 3 प्रकार के होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं उसको अल्पसारी विलयन कहते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहेंगे, अल्पसारी विलयन। हिंदी में क्या कहेंगे, अल्पसारी विलयन। और जो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसको जैसे हमारा विसरण पढ़ा हम लोगों ने, परासरण पढ़ा, तो ये हमारा जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्या, बाह्य आवरण में हमने 2 चीज़ पढ़ा था। एक क्या पढ़ा था, एक कोशिका भित्त पढ़ी थी और एक कोशिका कला पढ़ा था। तो कोशिका कला ये मतलब बाह्य आवरण के 2 पार्ट थे, यानी 2 भाग थे। तो कोशिका कला हमने पढ़ लिया। कोशिका कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो दूसरा में क्या पढ़ना है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो सेल वॉल आपने एक चीज नोटिस करी रही होगी, हमने पहले ही बताया था, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो कोशिका भित्ति है, पहले क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। जैसे कि आप लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में डिटेल से पढ़ा, मैंने आपको बताया प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। जैसे कि आप ये समझिए कि ये प्लाज्मा झिल्ली है और फिर इसके बाहर ये जो ब्लू मार्कर से बना है आउटलाइन, ये क्या है, इसको आप समझिए कि ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये क्या है, कोशिका भित्ति है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये याद रखना है हमें कि ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ। प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि प्लांट्स को ये बना, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये बना किससे होता है। तो ये डेड सेलुलोज यानी मृत सेलुलोज का बना होता है। ये बना किसका होता है, डेड सेलुलोज का, यानी कहने का मतलब कि मृत सेलुलोज का बना होता है। और ये करता क्या है कि प्लांट्स को, पादप को
दृढ़ आकार प्रदान करता है। ये क्या करता है? दृढ़ आकार प्रदान करता है। मैंने आपको बताया कि ये जो सेल कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है, यानी प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। और सेल वॉल किसका बना होता है? मृत सेलुलोज का बना होता है। और ये जो मृत सेलुलोज यानी डेड सेलुलोज होते हैं, ये इसी से बना होता है। क्या? हमारी कोशिका भित्ति यानी प्लांट्स में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो डेड सेलुलोज की बनी होती है। और ये क्या करता है प्लांट्स में? ये पौधों को दृढ़ आकार प्रदान करता है। और ये एक काम और करता है कि ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, यानी कि सुरक्षा भी प्रदान करवाता है प्लांट्स को। सुरक्षा भी मतलब कहने का मतलब कि ये सुरक्षा भी प्रदान करता है प्लांट्स को, और क्या करता है? प्लांट्स को एक ठोस आकृति या ठोस आकार प्रदान करवाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये कोशिका भित्ति होती हैं, ये कुछ टाइप की होती हैं। ये जो कोशिका भित्ति होती हैं, ये जो पहले ये हमारी होती है, जैसे कि कोशिका भित्ति 3 प्रकार की होती है। तो इसमें क्या है? पहला मध्य पटलिका, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिडिल लैमेली। और फिर उसके बाद होता है हमारा प्रथम कोशिका भित्ति, और फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? द्वितीय कोशिका भित्ति। यानी कहने का मतलब कि मिडिल लैमेली, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये जो हमारा मध्य पटलिका होता है, ये जो मध्य पटलिका होती है, तो ये क्या करती है कि जैसे जो सेल वाल की मेन कोशिका होती है, कहने का मतलब कि सेल भित्ति की मुख्य कोशिका और जो इसकी 2 निकटवर्ती कोशिका होती हैं, 2 निकटवर्ती कोशिका, जो ये 2 निकटवर्ती कोशिका होती हैं, इनके बीच ये क्या करता है? सीमेंट का काम करता है। सीमेंट, आपको तो पता होगा कि सीमेंट का क्या कार्य होता है। सीमेंट जो होता है ये फिक्स करने का, किसी चीज़ को फिक्स करने का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। तो ये जो मध्य पटलिका होती है वो कोशिका भित्ति की मुख्य कोशिका, किसकी? कोशिका भित्ति की मुख्य कोशिका, यानी कहने का मतलब कि सेल वॉल की मुख्य कोशिका और सेल वॉल के 2 निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच ये क्या करता है? एक लिगामेंट का काम करता है। ये जो हमारी प्रथम कोशिका भित्ति, जैसे ये हमने पढ़ा कि मध्य पटलिका क्या होती है, तो ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति में ये 3 चीज़ें होती हैं, ये 3 पार्ट होती हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं कोशिका भित्ति के। तो पहला भाग है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका क्या काम करता है कि ये कोशिका भित्ति की मुख्य कोशिका और 2 निकटवर्ती कोशिकाओं को मतलब 2 निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच में सीमेंट का काम करता है। सीमेंट क्या करता है? सीमेंट किसी चीज़ को जोड़ने का मतलब, जैसे एक ईंट है, जब घर बनाते हैं तो ईंट रखते हैं, फिर बीच में सीमेंट रखते हैं, फिर ईंट रखते हैं, तो वो 2 ईंटों को जोड़ने का काम करता है। सेम वही चीज़ क्या करता है? मध्य पटलिका भी करता है। अब हम बात करेंगे अपने प्रथम कोशिका भित्ति की, यानी हमारी प्राइमरी सेल वॉल की। तो प्राइमरी सेल वॉल किस किस चीज़ की बनी होती है? तो प्राइमरी सेल वॉल में पहला हम लिखेंगे सेलुलोज, जो कि 30% पाया जाता है, और फिर दूसरा लिखेंगे हेसी सेलुलोज। हेसी सेलुलोज जो होता है वो हमारा 53% होता है, और फिर इसी में होता है वसा, जो कि हमारा 7% होता है, और प्रोटीन तथा पेक्टिन भी होता है, प्रोटीन एंड पेक्टिन, जो कि हमारा 5% होता है। तो ये हमें समझ में आया कि जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती हैं,
जैसे कि कोशिका की प्रथम कोशिका यानी सॉरी, ये प्लांट्स की जो प्रथम कोशिका भित्ति होती है, तो प्लांट्स की प्रथम कोशिका भित्ति किन किन चीज़ों से बनी होती है? तो ये पहला क्या है, सेलुलोज है, दूसरा हेसी सेलुलोज है, वसा है, प्रोटीन एंड पेक्टिन होता है। तो ये जो सेलुलोज होता है इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है प्राइमरी सेल वॉल में? 30% एंड हेसी सेलुलोज की 53% एंड जो फैट होता है वो 7% एंड प्रोटीन एंड पेक्टिन की 5%। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्या होता है कि ये द्वितीयक सेल वॉल होता है, यानी ये जो हमारी द्वितीयक कोशिका यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसे बनती है? जैसे हमने देखा कि प्राइमरी सेल वॉल हमारी कैसी बन रही, सेलुलोज, हेसी सेलुलोज, फैट, प्रोटीन एंड पेक्टिन के मिलने से क्या बन रहा है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। तो ये जो हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है ये पेक्टिन और लिग्निन होता है, एक कंपोनेंट होता है लिग्निन। जब ये जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल बना तो उसमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ चीज़ें जमा होती रहती, बनने के दौरान कुछ चीज़ें जमा होती रहती हैं, तो वो पेक्टिन और लिग्निन के जमा होने से, और कुछ कंपोनेंट और भी रहते हैं, तो ये पेक्टिन, लिग्निन और कुछ अदर कंपोनेंट रहते हैं, उनके जमा होने से क्या बनता है, हमारी द्वितीयक कोशिका भित्ति बनती है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये सेल वॉल का फंक्शन है ये आपको समझना है, ये याद रखना है कि जो हमारा प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है और मिडिल लैमेली होती है, ये काम क्या करती है। तो जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल में हमें इतना याद रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल बनी किसकी होती है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल में याद रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल कैसी बनती है, और फिर ये जो हमारा मध्य पटलिका यानी कि जो मिडिल लैमेली थी, मिडिल लैमेली को याद रखने की ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले हमें बस ये याद रखना है सिंपल भाषा में कि जो मिडिल लैमेली होती है हमारी, मिडिल लैमेली क्या काम करती है, मिडिल लैमेली एक सीमेंट के भांति काम करती है। तो अब हम कोशिका भित्ति के कार्य देखेंगे, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति के कार्य, तो हम पहले जानेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है हमारी, कोशिका भित्ति क्या करती है कि कोशिका भित्ति पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे पहली चीज क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और फिर दूसरी चीज हम देखते हैं कि पौधे जो होते हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े रहते हैं। आप देखते हैं कि ग्रेविटी पृथ्वी की तरफ रहती है, लेकिन पेड़ पौधे क्या होते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, खड़े होते रहते हैं, तो ये उनमें हेल्प करता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पौधों को खड़े रहने में सहायता करती है। फिर अब हम तीसरी चीज देखेंगे, जैसे कि हमें ये भी पता है जो प्लांट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीरोफिटिक होते हैं, हाइड्रोफिटिक होते हैं, और ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं। बहुत बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि कहीं कहीं बहुत अधिक धूप होती है, जैसे कि जब ये लोग बहुत अधिक धूप में रहते हैं तो उनमें डिहाइड्रेशन मानी अपनी पानी की कमी होने लगती है। तो ये क्या करते हैं, पौधों को सूखने से भी बचाते हैं, मतलब अधिक डिहाइड्रेशन को रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं, पौधे को सूखने से बचाते हैं, सूखने से बचाते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है ये क्या करता है कि ये बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है, जैसे कि प्लांट्स में जीवाणु को रोकता है। जीवाणु जो होते हैं वो प्लांट्स की कोशिका भित्ति के अंदर ना जा पाए, यानी कोशिका तक ना पहुंच पाए, उसे क्या करता है, ये जीवाणु को पादप कोशिका तक जाने से रोकता है।
तो ये हमने क्या पढ़ा कि वर्क ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल पहले नंबर क्या करेगा कि जो प्लांट्स यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम करेगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट रहेगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट रहेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की चीज़ें भी क्या रहेंगी, प्रोटेक्ट रहेंगी। फिर दूसरा क्या काम करता है कि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पौधों को खड़े रहने में सहायता करता है। तो जैसे कि जो प्लांट्स के एरियल पार्ट होते हैं, मतलब कहने का मतलब वायुवीय भाग होते हैं, उनको ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, जैसे कि पौधे इरेक्ट मतलब ऊंचाई की दिशा में, मतलब पौधे ग्रेविटी के एकदम अगेंस्ट काम करते हैं। तो जो पौधे जब निकलते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, सेल वॉल हेल्प करता है उनको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खड़े रहने में। और फिर तीसरा ये सूखने से बचाता है उनको। जैसे कि ये जो क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि ये पेक्टिन और लिग्निन के मतलब जमा होने से काफ़ी मोटी परत बनती है, यानी सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये जब उसकी सेकेंडरी सेल वॉल काफ़ी मोटी रहती है तो इसके अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक आप जानते हैं कि जब तक सनलाइट एकदम अच्छे तरीके से नहीं पहुंचेगी तब तक जो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो ये क्या करता है कि सन की रेस को रोकता है और डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, जैसे प्लांट को सूखने से बचाता है। जब प्लांट्स में पानी की वाटर की कमी नहीं होगी तो प्लांट सूखेंगे नहीं। और फिर क्या करता है, जीवाणु जो होते हैं, सॉरी ये गलत हो गया था, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु को पादप कोशिका में जाने से रोकती है। जैसे जो ये कोशिका भित्ति यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होगी तब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो यानी कोशिकांग होंगे वो क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। तो उसके लिए ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और बाकी का हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हमारा प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म इसके आगे का बाकी वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।